लास्ट लेक्चर मुझे लग रहा है मैंने आर्टिकल 15 तक कंप्लीट करवाया है। अब आर्टिकल 15 जो देखो, आर्टिकल 14 जो है वो जनरल इक्वालिटी के बारे में बात करता था। फिर 14 को बनाने के बाद फ्रेमर्स को हमारे लगा कि भाई अकेले 14 ही इक्वालिटी को नहीं ला सकता, तो 15 बना दिया, एक जनरल वे में कह दिया कि और जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी पब्लिक प्लेस पे, बाथिंग घाट पे। चाहे तो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल लॉ बनाया जाएगा, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए स्पेशल लॉ बनवाया गया। आर्टिकल 16 जो है वो भी आर्टिकल 14 के ही आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है और बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो जाता है जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जहां पे आप पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसमें इक्वलिटी मिलेगी, देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कल को आप एलएलबी कर लेते हैं और फिर जज बनने का आपका सपना है, दिल्ली की वैकेंसी आती है और उसमें लिखा रहता है फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई और फीमेल्स कैन नॉट अप्लाई, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और अदर सेक्स, and this is not allowed. Article 16 prohibits that discrimination, but still again, like we saw in Article 15, state has power to legislate in favor of women and children, in favor of scheduled caste and scheduled tribe, and in favor of economically weaker section. In Article 16 also, we will be seeing that particular provision. यहाँ पे भी वही प्रोविजन है। पहले तो बात करता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी रहेगी, अभी देखेंगे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन फिर आगे देखेंगे स्टेट के पास पावर भी है विमेन और चिल्ड्रन के फेवर में लॉ बनाने का, एसटी एससी के फेवर में लॉ बनाने का, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फेवर में लॉ बनाने का। और उसके बाद जैसा आर्टिकल 15 में हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी मेरे पास एक क्वेश्चन है और हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना होता है इस टाइम पे, बेसिक आइडियोलॉजी हमें आर्टिकल्स का होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आप कभी भी देखेंगे क्लैट में बहुत डीप में नहीं पूछा जाता। और देखें, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointments to any office under the state. कोई भी ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात कर रहा है। अगर उनमें एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट करना है तो उस एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो ग्राउंड्स नीचे बताया है। पहला वाला क्लॉज क्या कहता है कि अगर स्टेट का कोई ऑफिस है और उसमें किसी तरीके का कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, कोई वैकेंसी है या कोई अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कह सकते अगर अच्छा फीमेल है तो आपको आप अप्लाई नहीं करेंगे, या आप मेल हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। या आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से या पर्टिकुलर प्लेस पे आपका बर्थ हुआ है
तो आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, descent, place of birth and residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state। ये ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताता है, ग्राउंड्स हैं ये। इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या किसी पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट के टाइम पे स्टेट ना तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है सिटीजन से, ना उनके रेस के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, ना डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, या इनमें से कोई भी दो। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। आगे देखो, आर्टिकल 15 जैसा ही है सारी चीजें, बस यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की बात है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की बात करी गई है और किसी भी चीज की बात नहीं करी गई है। क्लॉज 3 क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट or appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। रेजिडेंस के बारे में बात करता है। सीधा सिंपल सा कहता है। देखो, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहां पे सिर्फ लोकल लोगों को ही प्रेफर किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़, कोई ऐसी जॉब है जो छत्तीसगढ़ के रिमोट एरियाज में करना है या झारखंड के रिमोट एरियाज में करना है, और उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस वैकेंसी के लिए आपको उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट वहां पे कर सकते हैं जो दिल्ली में रह रहा हो या उत्तर प्रदेश में रह रहा हो या बिहार में रह रहा हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसको उस छत्तीसगढ़ या झारखंड के उस रिमोट एरिया के बारे में पता ही नहीं होगा। तो उस जगह पे कैसे पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा? जो वहां का लोकल हो, जिसको उस एरिया के बारे में पता हो, जिसको वहां का कल्चर पता हो। ये एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड 2 का। एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड 2 का। क्या कहता है कि किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में अगर गवर्नमेंट चाहे तो रेजिडेंस को, यहां लिखा हुआ ना, एनी रिक्वायरमेंट एज सच रेजिडेंस विद इन दैट स्टेट। कल को छत्तीसगढ़ स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें क्या लिखा जाता है कि वे इस वैकेंसी के लिए वही लोग अप्लाई करेंगे जो छत्तीसगढ़ के लोकल हैं या उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसका रेजिडेंस है वहां पे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जॉब का नेचर है वहां पे वही लोग जॉब कर सकते हैं जिनको उस पर्टिकुलर एरिया लोकेलिटी के बारे में पता हो। तो किसी आउटसाइडर को तो नहीं पता रहेगा ना। तो अगर कोई भी स्टेट कोई ऐसी वैकेंसी निकालता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकालता है जहां रेजिडेंस क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 को वॉयलेट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? बताइए। देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, रेजिडेंस के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लॉज 2 का ही ये एक्सेप्शन है क्लॉज 3।
कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है और रेजिडेंस क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 का वॉयलेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी का नेचर क्या है या वर्क क्या होगा कि भाई आपको एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाके घूम के वहां का कुछ मेजरमेंट लेना है, कोई काम करना है, वहां के लोगों से लोकल भाषा में बात करनी है। तो क्या कोई दिल्ली का पर्सन या उत्तर प्रदेश का पर्सन वो जॉब कर सकता है? उसको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता ही नहीं है, वहां की लोकल लैंग्वेज वो नहीं जानता, लोगों का कल्चर नहीं जानता। वहां उस जॉब के लिए कौन सा पर्सन सुटेबल होगा? जिसका रेजिडेंस वहां पे होगा, जिसको लोकल कल्चर के बारे में पता है, जिसको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता है, जो वहां के लोगों से घुल मिल सकता है, उस एरिया के बारे में जिसको नॉलेज है, वही उस जॉब के लिए सुटेबल है। तो कल को मान लो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसी निकालती है और उसके लिए कोई एक वैकेंसी निकालती है और उसके लिए क्राइटेरिया लिख दिया कि भैया यहाँ के लोकल जो होंगे जिनका रेजिडेंस यहाँ पे सिर्फ वही अप्लाई करेंगे, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? क्लॉज 4 क्या कहता है? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. आ गया आर्टिकल 15 जैसा ही कुछ, रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। इस आर्टिकल में जो भी बातें कही गई हैं, जो कुछ भी कहा गया, वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, किस चीज से? फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। उस पर्टिकुलर स्टेट के बैकवर्ड क्लास को अपॉइंटमेंट और वैकेंसी में, देखो यहाँ पे लिखा ना, पोस्टिंग में और अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देने के लिए स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है। और वो बैकवर्ड क्लास कैसा होना चाहिए? जो स्टेट की सर्विसेज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जिन लोग का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। देखा जाएगा आप उस स्टेट के सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं या नहीं है, आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास का है यहाँ पे या नहीं है। अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस क्लास का तो रिजर्वेशन मिल जाएगा। स्टेट के पास पावर है। बैकवर्ड क्लास के फेवर में अपॉइंटमेंट के लिए और पोस्टिंग के लिए रिजर्वेशन करना, रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में लॉ बनाना। और बैकवर्ड क्लास कैसा होना चाहिए? जिसका स्टेट की सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आर्टिकल 4A, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribe, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. किसके फेवर में रिजर्वेशन है? और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। स्टेट के पास पावर है
अगर वो चाहे तो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। ये कैसे लोग होने चाहिए? जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट की सर्विसेज में, गवर्नमेंट की सर्विसेज में, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है जो लोग, उनको ही यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। In matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribe। 4A किसके बारे में बात करता है? रिजर्वेशन ऑफ ST and SC इन प्रमोशन। बस इतना जानना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना आपको। 4B क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, देखो सब सारे स्टेट के पावर हैं, shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such classes of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are in being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies। देखो क्या होता है ना, मान लो 100 वैकेंसी निकली टोटल, और उसमें से मान लो 20 वैकेंसी रिजर्व हो गई, ठीक है। ये 20 वैकेंसी रिजर्व हो गई, सपोज करो शेड्यूल कास्ट के लिए। एक फिगर देखते हैं। अब इसमें से मान लो 10 फिल हो गई और 10 वेकेंट रह गई, पूरी फिल नहीं हुई, 10 वेकेंट रह गई। अब ये 10 वैकेंसी अगले साल आएगी, नेक्स्ट ईयर। अगले साल फिर टोटल 100 वैकेंसीज आई फ्रेश, ठीक है। और उसमें 100 में फिर से 20 वैकेंसी तो ये नई वाली हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और ये जो 10 इधर बची थी वो भी आगे आ जाएगी, कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन ये 10 वैकेंसी इस 20 में ऐड नहीं किया जाएगा, ये सेपरेट वैकेंसी रहेगी, और ये 20 से अलग रहेगी, ठीक है। दोनों को एक साथ ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूल है जितनी वैकेंसी है टोटल उसका 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मान लो 100 सीटें हैं तो टोटल 50 ही रिजर्व होंगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को मिला के 50 से ज्यादा सीटें रिजर्व नहीं कर सकते। 50 जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कंपटीशन है, 50 में 50 ही आप रिजर्वेशन में दे सकते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल बताता है ऊपर वाला कि अगर कोई सीट रिजर्व कैटेगरी की खाली रह गई तो वो अगले साल आ जाएगी, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट उसको फ्रेश सीट, फ्रेश जो वैकेंसी आई है उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है? पता चला ऐड कर दिया तो वो 50% की कैटेगरी को एक्सीड कर जाएगा। जो 50% का क्राइटेरिया है कि टोटल सीट का 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उस 50% को एक्सीड कर सकता है अगर पुरानी वाली सीट को भी ऐड कर दे। तो पुरानी वाली जो वैकेंसी है वो अलग मानी जाएगी और फ्रेश वैकेंसी अलग मानी जाएगी। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट सामने है इस वजह से मैंने आप लोग को समझा दिया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए, इधर कुछ नहीं आएगा, हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइडिया मिल गया आर्टिकल 16 का आपको। अब क्वेश्चन देखिए, इसी पैराग्राफ पे नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी पैराग्राफ से देखना है आपको आंसर। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू एवरीवन। याद होगा आप लोगों को, आर्टिकल 14 में दो बात कही गई है
equality before law and equal protection of laws. Similarly, Article 16(1) and 16(2) assures citizens equality of opportunity in employment or appointment to any government office. Article 16 clause 1 and 2 क्या कहता है? जितने भी सिटीजन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर एम्प्लॉयमेंट देना है या अपॉइंटमेंट देना है तो हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 generally prohibits any discrimination against any citizen on the ground of religion, caste, sex, place of birth. और भी हैं, यहाँ पे 3 लिखा, टोटल 7 है। इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 and 16 क्लॉज 4 states that these equality provisions do not prevent the government from making special provisions in matters of admission to educational institutions or jobs in favor of backward classes, particularly the scheduled caste and scheduled tribes. 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 दोनों आर्टिकल के जो क्लॉज 4 हैं वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करता है स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। किसके? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्लस बैकवर्ड क्लास। Article 16 clause 4A allows reservation to ST and SCs in promotions as long as the government believes that they are not adequately represented in the government services. 16 clause 4 क्या कहता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। यहां तक समझ में आया? बताओ। अब यहां से नया बात आ रहा है, कुछ नया नहीं है, जो ऊपर पड़ा वही बता रहा है। बड़ा फेमस केस है, अ 5 जज एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, बेंच एज अर्ली एज 1962 in M.R. Balaji versus State of Mysore had ruled that Article 15 Clause 4 is an enabling provision, meaning that it does not impose an obligation but merely leaves it to the discretion of the appropriate government to take suitable action if necessary. 15 clause 4 रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इनको रिजर्वेशन देना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, इस केस में कहा गया कि स्टेट का डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब स्टेट कंपेल नहीं किया जा सकता, बाउंड नहीं किया जा सकता रिजर्वेशन देने के लिए। स्टेट को अगर ठीक लगेगा, अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हुए अगर स्टेट को ठीक लगता है, नेसेसिटी फील होती है, नेसेसरी फील लगता है, तो वो किसी क्लास को रिजर्वेशन दे सकता है, उसको स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी को कहा गया है इनेबलिंग प्रोविजन। ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट का रिजर्वेशन देने का, ध्यान दीजिएगा। कोई भी पर्सन, कोई भी क्लास रिजर्वेशन को एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। ये जो स्टेट है वो अपने डिस्क्रिशन पे आपको प्रोवाइड करवा सकता है रिजर्वेशन, बट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये ग्रेचुटी मान लीजिए है, आप इसको एज ए राइट, फंडामेंटल राइट या किसी भी तरीके का कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो यही कहा गया M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो स्टेट रिजर्वेशन देता है वो राइट नहीं है पर्संस का, सिटीजन्स का, और ना ही आप स्टेट को ऑब्लिग कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि वो आपको रिजर्वेशन दे। अगर स्टेट को ठीक लगेगा तो ही रिजर्वेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। 5 years later in 1967, ठीक उस जजमेंट के 5 साल के बाद, another 5 judge bench in C.A. Rajendra versus Union of India reiterated this position, holding that
the government is under no constitutional duty to provide reservation for SCs and STs either at the initial stage of recruitment or at the stage of promotion. अगेन कोर्ट ने वही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है कि एसटी एससी को रिजर्वेशन दे, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक लगेगा तो ही रिजर्वेशन देगा। आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते कि आपको रिजर्वेशन दे अपॉइंटमेंट में या प्रमोशन में। The apex court has now retreated that Article 16 Clause 4 and 16(4)(a) does not confer any fundamental rights to claim reservations in promotion. ये भी कहा कि भी प्रमोशन में भी आप रिजर्वेशन को एज ए फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते। वो स्टेट का ग्रेस है आपके ऊपर, स्टेट को ठीक लगेगा तो ही प्रमोशन में या जॉब में या अपॉइंटमेंट में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन देगा, चाहे तो नहीं दे। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं पहुंच सकते उसके अगेंस्ट में। It is for the state government to decide whether reservations are required for appointment and promotions to public post. स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा रिजर्वेशन की जरूरत है भी या नहीं है। It is said, it is settled law that the state government cannot be directed to provide reservations for appointment in public post. Cannot be directed का मतलब क्या है? ऑर्डर नहीं किया जा सकता है, नो ऑर्डर। स्टेट इज नॉट ऑब्लिग्ड, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि पब्लिक पोस्ट में पब्लिक सेक्टर में अपॉइंटमेंट के लिए वो किसी को रिजर्वेशन दे। आप नहीं कंपेल कर सकते स्टेट को, स्टेट का ग्रेशियस एक्ट है ये, उसको ठीक लगेगा तो ही रिजर्वेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा रिजर्वेशन। Similarly, the state is not bound to make reservation for scheduled caste and scheduled tribes in matters of promotions. Promotions में भी स्टेट को बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो आपको रिजर्वेशन दे। It is observed how, however, if the state government does want to exercise this discretion and provide reservation, अगर state government reservation देना चाहता है तो it would have to first collect quantifiable data showing inadequacy of representation of that class in public services. अब ये बता रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देना है तो अपने एक्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए उसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उस क्लास का जिसे वो रिजर्वेशन देना चाह रहा है, और डेटा के थ्रू वो दिखाएगा कि भैया देखो ये क्लास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या वर्क प्लेस पे या गवर्नमेंट जॉब्स में, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिना डेटा की कलेक्ट किए हुए आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। रिजर्वेशन देना तो पहले डेटा कलेक्ट करो, चेक करो कि क्या सच में वो लोग वो क्लास प्रॉपर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है या नहीं है। It further ruled that since Article 16 Clause 4 and 4(a) do not provide a fundamental right, courts cannot issue a direction to the state government to provide reservation. फिर से वही पुरानी वाली बात, आर्टिकल 16 4 and 4(a) फंडामेंटल राइट की बात नहीं करता। सीधी सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन को आप एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो जब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है तो कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल भी नहीं कर सकता रिजर्वेशन देने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, रिजर्वेशन देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। It clarified that since the state government had decided not to provide reservations, it did not have to collect quantifiable data at all. और अगर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं देना चाहता तो उसे डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डेटा कब कलेक्ट करेगा? जब रिजर्वेशन देना होगा। अगर रिजर्वेशन नहीं देना है तो डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चंस कुछ मेरे पास भी हैं, और देखो
द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कैन बी समराइज। जो ऊपर दो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमने देखी है, अगर उसको समराइज करना हो तो कैसे करेंगे? State governments have no responsibility to collect quantifiable data if they do not want to provide reservation in the first place. अगर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं देना चाहता तो उसे डेटा कलेक्ट नहीं करना है। सही स्टेटमेंट है या गलत है? Decision to provide reservation in promotions is a subjective one, and the courts cannot direct state government to provide for the same. रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है ये स्टेट डिसाइड करेगा और कोर्ट उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती। ये सही है या गलत है? इसका आंसर सी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव? Only the Supreme Court can harmoniously resolve conflict between fundamental right. Fundamental right में किसी तरीके का कोई dispute होता है तो कौन resolve करेगा उस dispute को? Supreme Court सिर्फ। The state cannot violate fundamental rights of individual, बता रखा है both A and B. Article 14, 15, 16 यही तो पढ़ रहे हैं। State आपके fundamental right को violate नहीं करेगा। The central government wants to provide reservation and promotion to ST and SC across the country as a fundamental right. Advice: central government ST और SC को promotion में reservation देना चाहता है as a fundamental right. तो आपको advice करना है central government कैसे देगा? The government cannot do anything as Supreme Court has already decided the matter. गलत है ये। The government needs to amend Article 14 and provide reservation as an exception to it. The government need to amend Article 16 and change it from an enabling provision to a mandatory one. The government cannot do anything as it will violate Article 14 and 15 of the Constitution. C वाला सही है इसका, क्योंकि Article 16 ही प्रमोशन के बारे में बात करता है ना, तो किसी और आर्टिकल में आप अमेंडमेंट करके कुछ कर ही नहीं सकते, आपको आर्टिकल 16 ही अमेंड करना पड़ेगा। कौन सा? 3 हो गया ना, 4। अच्छा। The Reliance Group Private Limited is the biggest company of India. It is mainly represented by Gujarati upper caste Hindus. A petition is filed before the Supreme Court to direct the Reliance Group to ensure reservation and promotion to the vulnerable sections of society. Decide. The petition will be allowed as it is paramount that members of Indian society should be represented in the biggest company of India. The petition will be rejected as Reliance Group is not a state and fundamental rights will not apply to it. Petition will be rejected as reservation is in promotion is not a fundamental rights. And last कहता है the petition will be allowed as Mr. Ambani is true patriot. ये इसका कुछ भी नहीं है, इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, last question. State A wants to provide reservation to SC and STs in promotion. Counsel them based on Supreme Court ruling. State जो है वो ST SC को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे। बताइए कि वो कैसे प्रमोशन देगा। State A cannot provide reservation in promotion as it violates Article 14 and 15. State A needs to first collect quantifiable data showing inadequacy of representation of that class in public service. State A needs to first enact a legislation that is assented by the President of India to enable them to provide reservation in promotion. C कहता है और D कहता है State A cannot provide as it needs the central government to make a constitutional amendment for that to happen.